हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के मशीन सेकंड का सब्जेक्ट जो कि आपका इस समय टॉपिक चल रहा है मशीन सेकंड में एफएचपी मोटर, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, जिसमें दो टॉपिक आपके हो चुके थे। यहां पे आपका टॉपिक जो पिछला था फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर, एफएचपी मोटर किसे कहते हैं, तो 1 HP या 1 HP से कम क्षमता के सिंगल फेज की मशीनों को एफएचपी मोटर कहते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार में क्लासिफिकेशन जो आपका था, वर्गीकरण, वो देखते हैं। ये टॉपिक आपका हो चुके थे। पहला आपका था इंडक्शन मोटर। पहला क्या था दोस्तों, इंडक्शन मोटर। और इसमें इंडक्शन मोटर में आपके रेजिस्टेंस स्टार्ट था, सैडेड पोल टाइप का था और कैपेसिटर स्टार्ट था। ये तीन मोटर आपके इंडक्शन टाइप में हैं। उसके बाद दूसरा मशीन यानी सिंगल फेज पर वह मशीन जो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, आपकी सिंक्रोनस मशीन कहलाएगी। उसमें हिस्टैरिसीस मोटर और रिलक्टेंस मोटर थे। ये सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा एक एक करके टॉपिक को। तो तीसरा आपका था कम्यूटेटर टाइप, जैसा कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है। वो मशीनें आपकी डीसी मशीन जो थी वो कम्यूटेटर टाइप की थी। तो उसमें आपका यूनिवर्सल मोटर और एसी सीरीज मोटर। ठीक है दोस्तों, दो मशीन आपका कम्यूटेटर टाइप में है, दो मशीन आपका सिंक्रोनस टाइप में है, हिस्टैरिसीस और रिलक्टेंस, और तीन प्रकार की मशीनें रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और सैडेड पोल। ये तीन प्रकार की मशीनें आपका इंडक्शन टाइप में है। तो टोटल इतने ही टॉपिक को आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना था। तो आपका अगला जो टॉपिक था वो था प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन सिंगल फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, यानी एकल कला मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन अथवा जनन। हम सिंगल फेज की सप्लाई में कैसे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए पिछले क्लास में पढ़ा गया था कि यहां पे आपका ये होगा एक्सिस, जिनमें फ्लक्स आपका φm/2 और φm/2 सेम वैल्यू का बट अपोजिट डायरेक्शन में दो फ्लक्स उत्पन्न होते थे। किस वजह से, क्योंकि फ्लक्स हमारा इस करंट को फॉलो करता है, प्लस और माइनस। ये हमारा I max है पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये नेगेटिव डायरेक्शन में I max था। ये कंडीशन थी। ये आपका T है, टाइम 0। इसका इक्वेशन जो था I is equal to Im sin ओमेगा t, और इसी को फॉलो करते हुए फ्लक्स जनरेट हुआ था, वो भी इसी तरीके से था। ये आपका प्लस φm था और ये माइनस φm था, और इस वजह से फ्लक्स दो दिशाओं में उत्पन्न हुआ था, समान मान का φm/2 और φm/2, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, धनात्मक अर्धचक्र में, ये ऋणात्मक अर्धचक्र में। इसी वजह से परिणामी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न नहीं हो पा रहा था कि किसी एक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लग सके। तो इस वजह से ये आपका था मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन कैसा होता है, तो वो इस प्रकार का होगा। समान मान के चुंबकीय क्षेत्र दो दिशाओं में लगेंगे। इस वजह से यहां पे परिणामी नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा जो साइनोसाइडल वेव है, जावक्री जो तरंग आपकी है धारा की सिंगल फेज में, वो जो पॉजिटिव हाफ है उसमें ऊपर के डायरेक्शन में φm/2 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जो नेगेटिव हाफ है वो अपने दिशा में उत्पन्न करेगा। इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र दो दिशाओं में आधे आधे घटकों के रूप में प्राप्त होता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल पाता। ये कंडीशन थी आपके मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पिछले क्लास में बता दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन था। उसके बाद आज का जो टॉपिक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी और फेरारीज प्रिंसिपल, यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, जो कि अभी बताएं कि जो फ्लक्स 1 होगा वो φm/2 होगा, फ्लक्स 2 होगा वो भी φm/2 होगा, लेकिन दोनों की दिशाएं घूर्णन की, ये देखिए ओमेगा, ये कोणीय वेग है, ये दोनों की घूर्णन की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ये ऊपर की तरफ घूर्णन कर रहा है पॉजिटिव हाफ का, और ये नीचे की तरफ घूर्णन कर रहा है निगेटिव हाफ का। ऐसे में धनात्मक अर्धचक्र अलग और ऋणात्मक अर्धचक्र अलग दिशाओं में है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल पाता। इस वजह से जो इनके बलाघूर्ण है वो पॉजिटिव हाफ से अलग बलाघूर्ण उत्पन्न होगा और निगेटिव हाफ से अलग बलाघूर्ण निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी में जो आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी में पॉजिटिव हाफ में जो टार्क उत्पन्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये टार्क का इक्वेशन ये आपको पता है, TS होगा, और ये वैल्यू आपकी है, यहां तक आपका T मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, T इस डायरेक्शन में है, यहां पे T नहीं होगा। ये आपका आएगा
स्लिप की वैल्यू है, यहाँ पे स्लिप है। ठीक है दोस्तों, ये 0 है, ये किसका है, पॉजिटिव हाफ का। ठीक, ये इसकी वजह से यहां पे बलागुण उत्पन्न होगा, लेकिन उसी समय जिस समय ये उत्पन्न होगा उसी समय नेगेटिव हाफ भी काम कर रहा होगा। इस वजह से दोस्तों ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, यहां पे आपका टीएस आएगा और ये आपके स्लिप की वैल्यू होगी और ये 0 होगी, ये नेगेटिव हाफ की होगी। ठीक है, आपके सिंगल फेज मोटर में आपके सिंगल फेज सप्लाई देने की वजह से पॉजिटिव हाफ में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा φm/2, उसकी वजह से जो बलागुण उत्पन्न होगा वो इंडक्शन मोटर आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 फेज का जब पढ़ाए थे, उसमें आपका टार्क और स्लिप का जो डायग्राम बना था वो इसी तरीके का था। तो इसमें भी इस फ्लक्स की वजह से ये बनेगा पॉजिटिव हाफ में, और निगेटिव फ्लक्स की वजह से निगेटिव डायरेक्शन में आपका बनेगा टार्क। ठीक, अब एक ही समय में ये दोनों टार्क मिल रहे हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, मतलब एक ही ग्राफ पर बनाए जाएंगे। ये अलग अलग ग्राफ में बनाए हैं, ये अलग बनाए हैं, ये अलग बनाए हैं, लेकिन जब एक ही ग्राफ में बनाया जाएगा, क्योंकि एक ही मशीन की सप्लाई के द्वारा ये दोनों उत्पन्न हो रहे हैं, तो दोनों का कंबाइंड ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, तो ये आपका कंबाइंड ग्राफ बनेगा जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। ये यहां से टार्क आएगा और ये ऐसे मिलेगा, ये ओरिजिन से जाएगा 0। तो यहां पे मशीन में आप देख रहे हो कि अलग अलग पॉजिटिव हाफ रहता या नेगेटिव हाफ केवल एक रहता, मशीन में केवल पॉजिटिव हाफ होता या नेगेटिव हाफ होता तो स्टार्टिंग टार्क मिलता। लेकिन एक ही समय में हमारा सिंगल फेज सप्लाई की वजह से पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, इस वजह से हमारे टार्क का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहां पे देखिए मशीन में स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू कुछ है, 0 है, इसीलिए आपका सिंगल फेज का जो मोटर होगा एफएचपी मोटर वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रारंभिक अवस्था में स्टार्टिंग टार्क है ही नहीं, जब तक कि इसे किसी एक दिशा में घुमा न दिया जाए। अगर हम इसे इस दिशा में घुमा देंगे तो वो इसी दिशा में चलने लगेगा, यदि हम इसे इस दिशा में घुमा दें यानी मोटर को क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो वो इसी डायरेक्शन में चलने लगेगा, या फिर इस मोटर को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो रोटर की गति इस दिशा में ही हो जाएगी, क्योंकि जब हमारी प्रारंभिक स्थिति है उस समय टार्क 0 है। अगर उससे उस 0 टार्क की अवस्था से हम किसी भी एक दिशा में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त, किसी भी दिशा में अगर हम घुमा देते हैं किसी अन्य विधि के द्वारा, तो ये हमारा रोटर किसी टार्क की स्थिति में पहुंच जाएगा, हो सकता है यहां पहुंच जाए या यहां पहुंच जाए, जिस दिशा में हम घुमाएंगे उस टार्क की दिशा में पहुंचेगा, और उसके बाद इसमें स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू इतनी मिल जाएगी और वो रोटर घूमने लगेगा। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी का मतलब यही था कि सिंगल फेज एसी के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो φm/2 और φm/2 प्लस और माइनस डायरेक्शन में जनरेट होता है। इस वजह से उसके द्वारा जो उत्पन्न टार्क होगा वो भी पॉजिटिव हाफ में और नेगेटिव हाफ में उत्पन्न होता है, और इस वजह से उनका परिणामी जो रिजल्टेंट टार्क आता है वो स्टार्टिंग कंडीशन में यानी स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू 0 आता है। तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी यानी द्वि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति ये बनती है, इस घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से टार्क की स्थिति ये बनती है, और रिजल्टेंट टार्क हमारे स्टार्टिंग कंडीशन में 0 मिलता है। ठीक है, ये हमारा था डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी या फेरारीज प्रिंसिपल। ठीक है, फेरारी के प्रिंसिपल के द्वारा हमें क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र 2 दिशाओं में लगते हैं आधे आधे मान पर, जिनके द्वारा 2 अलग अलग दिशाओं में बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की कोई रिजल्टेंट वैल्यू ना होने की वजह से यहां पे हमें स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू 0 मिलती है। तो हमें यदि मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना है तो इसके लिए कोई अन्य विधियों का प्रयोग किया जाएगा। तो अन्य विधियां किस प्रकार से लगाई जाएंगी जिससे कि हमारे ये टार्क मिल सके स्टार्टिंग कंडीशन में और मोटर सेल्फ स्टार्ट बन सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आगे के टॉपिक में देखते हैं। ये डबल रिवॉल्विंग फील्ड थियरी हो गया। पहला आपका मोटर आता है इंडक्शन टाइप एफएचपी मोटर। इनमें करते क्या है कि जो आपका फेजर बन रहा था दोस्तों, यहां पे आपके वोल्टेज लग रहा था, यहां पे आपका करंट होगा, लैगिंग कंडीशन का करंट होगा, और इस करंट की कंडीशन में ये हमारा आर्मेचर करंट है। ठीक, तो इस समय यहां पे जो लगेगा एंगल वो फाई होगा,
ये एंगल का मान ज्यादा होने की वजह से, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos phi। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ाया था T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi, ये फ्लक्स वाला phi है I2, ये phi2 I2 cos phi2, जिसमें इन तीनों की वैल्यू रखी गई थी। बताया गया था कि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, तो यहाँ पे आपका आ गया था E2, ये I2 की जगह पे इसका मान रखा गया था यस E2 अपान में Z की वैल्यू रखी गई थी Z2, ये रखा गया था इसकी जगह पे, या cos phi2 की वैल्यू की जगह पे R2 अपान Z2 रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ बस केवल इतना ध्यान देना है, इस चीज को आप तो फर्स्ट चैप्टर में ही याद रखे होगे, देख लिए हो, लेकिन बस हमें इतना ध्यान देना है कि हमारा टार्क जो होता है वो कॉस फैक्टर पर डायरेक्टली निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमने इस cos phi में से उसके एंगल को, जो कि phi का मान ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे cos phi की वैल्यू क्या होगी, कम होती है। phi का मान ज्यादा होने पे cos phi की वैल्यू कम, यहां पे समझते हैं। phi अगर ज्यादा हो, phi कौन सा, ये पावर फैक्टर एंगल है v और i के बीच का एंगल, वो ज्यादा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में cos phi की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। cos phi की वैल्यू कम होगी तो टार्क की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम phi की वैल्यू को कम करते हैं तो cos phi की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और cos phi की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, टार्क की वैल्यू ज्यादा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके cos की कंडीशन में अगर phi का मान कम होता है तो cos phi की वैल्यू ज्यादा आती है। ठीक है, अगर phi की वैल्यू ज्यादा है तो cos phi का वैल्यू कम आएगा। ठीक है, अपोजिट कंडीशन होती है। तो हमारा phi यही एंगल है, अगर इस एंगल को हम कम करते हैं तो cos phi की वैल्यू ज्यादा आएगी और टार्क हमें स्टार्टिंग कंडीशन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये एंगल कम कैसे किया जाए, ये विधि अपनानी होगी। आपको पता है कि cos phi की वैल्यू निर्भर करती है r बाई जेड पर भी। अगर हम r के मान को बढ़ाते हैं तो टोटल क्या बढ़ेगा, cos phi की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहां पे हम देखते हैं कि हम एंगल कैसे बढ़ाएंगे पहले। ठीक है, एंगल कैसे बढ़ाएंगे, एंगल बढ़ाने के लिए हम यहां पे ये एक्चुअल है, ये आपकी देखिए IM का मतलब जो आपकी मेन, आपके मैग्नेटिक फील्ड की मेन जो कॉइल है वो है, और उस मेन कॉइल का ये रेजिस्टेंस है, और ये उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, प्रेरित प्रतिघात है, ये आपकी मेन वाइंडिंग का हो गया। ठीक, और इस वाइंडिंग के साथ, जैसे कि आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर में क्या था कि मशीन की ये स्थिति थी, जब सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पे चलाते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है कि उसमें कैपेसिटर का व्यवहार आता है और वहां पे करंट की वैल्यू इस जगह आती है। ठीक है, ये आपका था सिंक्रोनस कंडेंसर का। अब इन दोनों का जब फेजर देखा जाता था तो उस फेजर की स्थिति कुछ इस प्रकार से आती थी, तो इस वजह से यहाँ पे लीड करने लगता था, या फिर ये ज्यादा अगर लैग है तो इससे यहाँ पे धारा लैग करेगी बट थोड़ा बहुत ही, तो इसमें phi के एंगल इंप्रूव हो जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसमें क्या विधि अपनाएंगे जिसकी वजह से हमारे पिछले कंडीशन के phi का मान बढ़ करके मिले, सॉरी cos phi की वैल्यू बढ़ करके मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं मेन वाइंडिंग के द्वारा वोल्टेज V है। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग है, उसमें प्रवाहित धारा IM कह सकते हैं, मेन वाइंडिंग है तो IM ले लेते हैं, तो IM हो गया। ठीक है दोस्तों, ये उसके ही साथ पैरेलल में, ठीक है, उसके ही साथ पैरेलल में, तो अगर हम बताए थे कि जब भी हम फेजर डायग्राम खींचते हैं तो मशीन में जो घटक दोनों में सेम हो, ठीक है, अगर पैरेलल सर्किट होती है तो वोल्टेज सेम होता है, तो रेफरेंस क्या लेंगे, इस संदर्भ लाइन पे क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे, जो घटक सेम होगा वही रेफरेंस लाइन पे लेंगे। तो ये हमारी पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज को हम रेफरेंस लेंगे। अब क्या इनके रेफरेंस में क्या आएगा, तो करंट के वैल्यू अलग अलग आएगी। देखिए यहाँ पे टोटल करंट I था, ये आपका मेन करंट हो गया, और इसे कह सकते हैं IA, एक्सिलरी करंट। ठीक है, तो कैपिटल ए ले लीजिए इसको, नहीं तो आर्मेचर समझ में आएगा, ये कैपिटल ए हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल ए की कंडीशन क्या आएगी, तो कैपिटल ए में आपका
देखिए यहां पे दिखाया गया है RA/XA की वैल्यू ज्यादा है किसकी तुलना में, RM/XM की तुलना में। ये RM/XM की तुलना में RA/XA ज्यादा है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच का एंगल, रेजिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो वह इन फेज में लाने की कोशिश करेगा, तो हमारे एक्सिलरी वाइंडिंग का जो फेजर बनेगा वोल्टेज के साथ वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है दोस्तों। एक्सिलरी वाइंडिंग हाईली रेजिस्टिव है, उच्च प्रतिरोधक वाली है, इस वजह से आपके प्रतिरोध का फेजर पता होगा कि प्रतिरोध वाली आपके सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन यहां पे प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, पूर्ण रूपेण प्रतिरोधी नहीं है, उसमें इंडक्टेंस का मान भी है, इस वजह से वो वोल्टेज की दिशा में ना आकर उससे थोड़ा सा पीछे होगा। तो ये हम मानते हैं यहां से लेके यहां तक φ1 और यहां से लेके यहां तक φ2, या अगर आप φ1 φ2 नहीं करना चाहते हैं तो φm और इसे φa, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से पता चलेगा ये मेन बाइंडिंग का एंगल है और ये एक्सिलरी बाइंडिंग का एंगल है, ठीक। अब यहां पे दो धारा हैं अलग अलग एंगल पे, तो इनका परिणामी निकाला जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से यहां पे इसका परिणामी आएगा IR, क्या कहेंगे, रिजल्टेंट करंट। अब हमारा ये लगेगा φR। तो देखिए दोस्तों, जो φm का मान है, φm का मान ज्यादा है किसकी तुलना में, φR की तुलना में। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो cos φm होगा वो कम होगा किसकी तुलना में, cos φR की तुलना में, ठीक। हमने बताया था एंगल अगर ज्यादा हुआ तो उसके cos की वैल्यू कम होगी, एंगल इसका ज्यादा है तो cos की वैल्यू कम हो गई। इसका एंगल कम है, देखिए इसका एंगल कम है इसकी तुलना में, ये इतनी दूरी का एंगल बना रहा है और ये केवल इतना दूरी का एंगल बना रहा है, इसका एंगल कम है तो इसके cos फाई की वैल्यू ज्यादा होगी। और हमने अभी यहां पे बताया कि जिसके cos फाई की वैल्यू ज्यादा उसमें टार्क की वैल्यू ज्यादा होगी। इस वजह से ये मोटर क्या होगा, अब रन करना स्टार्ट करेगा, किस वजह से, क्योंकि अब हमारा cos की वैल्यू ज्यादा हो गई है तो टॉर्क की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब हमें जो यहां पे बनता था इस तरीके से, ये जो कंडीशन बनती थी वो कंडीशन अब आपकी ये रेफरेंस लाइन यहां मिलेगी, यानी इस दिशा में हमें स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू मिल जाएगी, ये लाइन नहीं मिलेगी, हमें इतना स्टार्टिंग टार्क मिल जाएगा मशीन में, इतना, और इतना स्टार्टिंग टार्क मिल जाएगा तो इसका फेजर कैसे बनेगा, देखिए इसका फेजर बनेगा, ये टार्क वाला है और ये स्लिप के लिए है। मेन बाइंडिंग के द्वारा जो था, ये मेन बाइंडिंग के द्वारा था, लेकिन एक्सिलरी बाइंडिंग के द्वारा क्या मिला, ये मिला, ये देखिए आपका मेन बाइंडिंग का है, ये मेन बाइंडिंग का है, ठीक है दोस्तों। कौन सा, ये वाला, और ये वाला कौन सा है, तो ये वाला है मेन, देख रहे हैं ना दोस्तों, दोनों का मिला जुला रूप है, एक्सिलरी का और मेन का, दोनों का मिला जुला कौन रूप है, रिजल्टेंट, तो मेन प्लस एक्सिलरी, ठीक है दोस्तों। ये आपका जो फेजर मिलेगा ये मेन और एक्सिलरी दोनों का होगा, कौन सा, जिसमें TS मिल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये रहा आपका फिगर, ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि इस मशीन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक भाग को आपका मेन बाइंडिंग, दूसरे भाग को एक्सिलरी या सहायक बाइंडिंग बोलते हैं। लेकिन एक्सिलरी बाइंडिंग को हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जोड़ते हैं, जो कि अपने मोटर के फुल स्पीड के 70 से 80% पहुंचने पर, ठीक है। मान लीजिए ये मोटर 500 आरपीएम पे घूमने वाला है, तो 500 आरपीएम स्पीड पहुंचने से पहले जब 500 आरपीएम का 70 से 80% स्पीड ये रोटर कवर कर लेगा, यानी उस पर चलने लगेगा, तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच की ऐसी स्थिति सेट की रहती है कि 70 से 80% स्पीड जब रोटर घूमने लगता है उस समय यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जो कि सामान्यतया बंद स्थिति में रहता है, वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और उसके खुलने की वजह से ये एक्सिलरी बाइंडिंग में करंट आना बंद हो जाएगा
अब हमारा मोटर मेन वाइंडिंग की सहायता से घूर्णन गति करता रहेगा, रोटेटिंग कंडीशन में बना रहेगा, क्योंकि इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा है, लॉसेस ज्यादा होंगे। हमें केवल स्टार्टिंग टार्क प्राप्त करने के लिए इस वाइंडिंग की जरूरत थी, तो मोटर अब रन करने लगा है, उसे स्टार्टिंग टार्क मिल चुका है, वो फुल कंडीशन में रनिंग कर रहा है, फुल स्पीड में अपने। इस वजह से 70 से 80% स्पीड पर जाने के बाद इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो एक्सिलरी वाइंडिंग को क्या करेगा, मेन वाइंडिंग से अलग कर देगा। इस वजह से आपकी मेन वाइंडिंग के द्वारा हाईली रेजिस्टिव उच्च प्रतिरोध की वजह से जो हानियां हो रही थी वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और मोटर केवल मेन वाइंडिंग पर प्रचालित होता रहेगा, मेन वाइंडिंग पे ऑपरेट होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन के बाद आपका ये वर्किंग कैसे करेगा, तो वर्किंग करने के लिए जब हमारा एक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग के साथ करंट लेगा, तब ऐसी स्थिति में उन दोनों का सम्मिलित फेजर, कंबाइंड फेजर मिलेगा, जिस वजह से पहले की तुलना में हमारे जो मेन फ्लक्स था उससे हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स का एंगल कम हो जाएगा, जिस वजह से cos phi r की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और हमें जो रिजल्टेंट टार्क की वैल्यू थी अब मेन वाइंडिंग और एक्सिलरी वाइंडिंग दोनों के कंबाइंड से हमें स्टार्टिंग टार्क मिलने लगता है, जिसका फेजर ये है। ठीक है, केवल मेन वाइंडिंग से हमारा 0 स्टार्टिंग टार्क मिल रहा था, लेकिन मेन और एक्सिलरी मिला करके हमें इतनी स्टार्टिंग टार्क की वैल्यू मिली और ये मोटर हमारा रोटेटिंग हो गया। और इसके रोटेटिंग की कंडीशन में 70 to 80% स्पीड पर जाने पर हमारा ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हायर रेजिस्टिव सर्किट लगी है, उच्च प्रतिरोधी परिपथ लगा है, घटक लगा है, इस वजह से लॉसेस ज्यादा ना हो। हमें स्टार्टिंग टार्क की ही आवश्यकता थी इस सर्किट की सहायता से, एक्सिलरी की सहायता से, जो कि हमें प्राप्त हो गया। इस वजह से 70 से 80% स्पीड पे जाने पर यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक्सिलरी को सर्किट से अलग कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका पहला इंडक्शन टाइप एफएचई मोटर का पहला रेजिस्टेंस स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। इंडक्शन मोटर एफएचपी का ही दूसरा पोर्शन, दूसरा मोटर अगले क्लास में मिला जाएगा। तो इस क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों तक पहुंचाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इनका पीडीएफ आपको आपके ऐप डीएल एकेडमी पर मिल जाएगा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड के थर्ड ईयर के सेक्शन में जाके वहां पे पीडीएफ और वीडियो दोनों अवेलेबल है, वहां से ले सकते हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए या फिर इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। थैंक यू।